तो अभी हम लोग करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला शीट करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स में ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जहाँ पे हम पूरे होल बॉडी को ऐसा होल, जैसे कि समझे पूरा स्क्वायर है, पूरे स्क्वायर को हम लोग समझ के नहीं कंसिडर कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्वेबल नहीं है वो हमारे लेवल पे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को पूरा एक जगह पे मान लेंगे कि ये पूरा जो स्क्वायर का मास m है वो इस जगह पे कोऑर्डिनेटेड है, इस जगह पे ये है, फिर हम इसका और इसका इंट्रैक्शंस फोर्स जो भी हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फिजिक्स में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे हर एक रिजिड बॉडी को सेंटर ऑफ मास से मतलब पॉइंट मास में कन्वर्ट करना होता है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो है इस टॉपिक का मेन कंसेप्ट। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है? आर सी का फॉर्मूला है m1r1। आर सी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1r1 प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर डॉट 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 करके आप लेके जाओ कितने भी कोऑर्डिनेट्स रहे तो अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, जो भी आपका जितने ही मास दिए रहेंगे 3 4 10 12 जितने भी दिए फॉर इनफाइनाइट पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल। वैसे ही ये आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया, ये याद रखो, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो वो कैसे आएगा, ये फॉर्मूला है उसका। अगर समझो खाली सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में निकालना है, एक्स सी ओ एम, ये आर सी ओ एम या आर सी भी लिख लोगे तो भी चलेगा। तो m1 x1, तो m1 1x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट, आप एक्स निकाल सकते हो ऐसे। ये जो भी अभी बात करें हम लोग फॉर पॉइंट मासेस, जैसे कि अगर समझो आपको ये सिस्टम दिया है, इधर एक मास है, इधर एक मास है, इधर एक मास है, आपको इन तीनों के ऊपर फोर्सेस स्टडी करने, तो आप सबसे अच्छा क्या करो, तीनों के ऊपर फोर्स लगा के एक्सेलरेशन निकालना, वो सब निकालना डिफिकल्ट होगा। तो आप ये तीनों का कोऑर्डिनेट लिख दो एक्स वाई में, फिर इन तीनों का ऐसा सम निकालो कि ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे आप कंसिडर पूरे तीनों के मास समझो, इसका m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, ये तीनों पार्टिकल्स के जो सिस्टम बना है उसका पूरा मास आप इधर कंसंट्रेटेड मान सकते हो। ऐसा कोई पॉइंट निकालो, फिर वो पॉइंट का जो आर वेक्टर आएगा उसमें से आप जो भी निकालोगे वो पूरे सिस्टम के लिए वैलिड रहेगा। ये होता है सेंटर ऑफ मास। ये बहुत आसान करता है हमारे प्रॉब्लम्स को फिजिक्स में। एक्स वैसा आ जाएगा, वाई कैसे आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये हो गया हमारा वाई सी ओ एम। अगर जेड एक्सिस में कोई पार्टिकल रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जेड सी ओ एम, उसको भी लिखेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया जेड सी ओ एम एक्स सी ओ एम। ये सब हो गया पॉइंट पार्टिकल के लिए मास, बातें कर ली पॉइंट पार्टिकल्स के लिए। अभी हम इस आर वेक्टर को और कैसे लिख सकते हैं? आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स सी ओ एम आई कैप प्लस वाई सी ओ एम जे कैप प्लस जेड सी ओ एम के कैप, जो कि हम लोग ने यहां से निकाला रहेगा। एक्स सी ओ एम इधर से आएगा, वाई सी ओ एम इधर से आएगा, जेड सी ओ एम इधर से आएगा, तो ये वेक्टर भी, ये फॉर्मूला ही बन सकता है। अगर डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर दे दिया है कि पोजीशन वेक्टर समझो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में दिए तो डायरेक्टली एक्स वाई कोऑर्डिनेट लाके डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट आपको अगर पॉइंट दिया तो आसानी एक एक करने से भी होगी। तो कौन सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये दो तीन फॉर्मूला है फॉर पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट मासेस के लिए। बट अगर फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी है, जैसे कि कंटिन्यूअस मास बॉडी कोई रहेगा, अगर जैसे कि स्क्वायर प्लेट हो गया, ओके, फॉर कोई भी कंटिन्यूअस मास बॉडी रहेगा तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन से आता है, जो कि हाल ही आपके मतलब बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा। उसके लिए कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, वेट अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन एम, या तो एम को ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो इंटीग्रेट करने के बाद टोटल मास ही आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा एक्स डी एम अपॉन एम टोटल। तो ऐसे लिख सकते हो आप एक्स सी एम को, ठीक है। इसी तरीके से अगर वाई सी एम निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी मैं समेशन लिख रहा हूँ यहाँ सब जगह पे, गलत तो हो गया
ये इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, समेशन अलग होता है, इंटीग्रेशन अलग होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि ये m टोटल लिख दिया हम लोग ने, ठीक। यहाँ पे आएगा y dm अपॉन m, z cum क्या आ जाएगा, z dm अपॉन m। मतलब z एक्सिस में मास कैसे वेरी कर रहा है वो उसका इक्वेशन जो दिया रहेगा वैसा करके आप इंटीग्रेट निकाल सकते हो। ओके, ये आ जाएगा आपको, ये कभी पूछ लिया तो पूछा जाएगा, नहीं तो इतना ज़्यादा पूछते नहीं है। वैसे ही आर सी एम क्या आ जाएगा, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम, बहुत रेयरली पूछा जाएगा इंटीग्रेशन बेस्ड पे, ठीक है। ऐसे तो नीट में ऐसा सेपरेट सवाल नहीं आता है कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, बट कभी कभी आ भी जाता है सेंटर ऑफ मास के लिए, तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। फिर अगर इसके बाद हम लोग अगर देखें, हम लोग तो फिर आ जाएगा कॉम्पोजिट बॉडीज। फॉर कॉम्पोजिट बॉडीज का क्या आ जाएगा, कॉम्पोजिट बॉडीज वो बॉडीज हैं जिसको मतलब ये हो गया खाली स्क्वायर के लिए या खाली सर्कल के लिए निकालना है तो इंटीग्रेट करके आप सेंटर ऑफ मास निकाल दोगे। अगर समझो मैंने ये स्क्वायर लिया इधर रखा, सर्कल लिया इधर रख दिया, ओके, फिर ये एक सिस्टम बन गया यहाँ पे, तो हमने एक कंपोजिट सिस्टम बना लिया ऐसे। अभी पूछा जाए, हमें स्फीयर का पता चल जाएगा, इधर से सर्कल का पता चल जाएगा। अभी पूछा जाए ये जो सिस्टम बना उसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है, पहले तो आप क्या करो, समझो इसका मास दिया है m ऑफ डिस्क, सॉरी m ऑफ डिस्क, और ये m ऑफ डिस्क और प्लेट ऐसा बोल देते हैं ना, इसको डिस्क बोल देते हैं, m ऑफ डिस्क और ये m ऑफ प्लेट। हमें दिया रहेगा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, तो मास अपॉन एरिया, ये मास पर यूनिट एरिया रहेगा। सिग्मा दिया रहेगा आपको कि इसका सिग्मा है, इसका 2 सिग्मा है, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। अगर दोनों का सिग्मा रहेगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो आपको पहले उसका मास निकालना है, क्योंकि हमारे सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में मास आता है, सिग्मा नहीं आएगा, मास अपॉन एरिया नहीं। तो मास कैसे निकालोगे, मास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। और ये सिग्मा भी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट। अभी हम लोग सिग्मा डिफरेंट लेके, सिग्मा ऑफ प्लेट और सिग्मा ऑफ डिस्क अलग अलग लेके चलते हैं। तो वैसे ही तो मास ऑफ प्लेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ प्लेट इंटू एरिया ऑफ प्लेट लिख सकता हूँ क्या मैं, यस। मास ऑफ डिस्क को क्या लिखोगे, मास ऑफ डिस्क को लिखोगे सिग्मा ऑफ डिस्क इंटू एरिया ऑफ डिस्क, यस। ये दोनों इक्वेशन आ गए। अभी आप इसको डाल दो अपने सेंटर ऑफ मास के इसमें, तो इसका एक्सयूएम निकालना है। एक्सयूएम के लिए क्या निकालोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m के जगह दे लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इधर आ जाएगा मास ऑफ डिस्क, सॉरी मास ऑफ प्लेट इंटू x1, ओके, प्लस फिर क्या आएगा, मास ऑफ डिस्क इंटू x2 अपॉन मास ऑफ प्लेट प्लस मास ऑफ डिस्क, ये आ गया। इसको ही अगर हम लोग आगे ये करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो हमें समझो मास ऑफ प्लेट डाल दिया मैंने, मास ऑफ ये डाल देगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, देखो सिग्मा ऑफ प्लेट इंटू एरिया ऑफ प्लेट इंटू x1 प्लस सिग्मा ऑफ डिस्क इंटू एरिया ऑफ डिस्क इंटू x2 अपॉन सिग्मा ऑफ प्लेट एरिया ऑफ प्लेट प्लस सिग्मा ऑफ डिस्क और एरिया ऑफ डिस्क, ये आ जाएगा, ये आ गया। तो ये हो गया जनरल वाला फॉर्मूला एक्सयूएम का, अगर आपको ऐसा कुछ दिया है तो एक्सयूएम का जनरल वाला फॉर्मूला। अभी एक स्पेशल केस देखते हैं, जब कि अगर हमें सिग्मा अलग अलग दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर समझो सेम मटेरियल है तो सिग्मा सेम आएगा, मास पर यूनिट है। अगर सिग्मा सेम दिया है तो आप क्या करोगे, इसमें सिग्मा से एक स्पेशल केस व्हेन सिग्मा ऑफ स्क्वायर प्लेट, सिग्मा ऑफ प्लेट लिख दो, सिग्मा ऑफ प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ डिस्क अगर दे दिया तो एक्सयूएम क्या हो जाएगा, अगर इधर सिग्मा आ जाएगा एरिया ऑफ प्लेट x1 प्लस सिग्मा आ जाएगा एरिया ऑफ डिस्क इंटू x2। तो ऐसे केस में फिर इधर सिग्मा ऑन एरिया ऑफ प्लेट प्लस सिग्मा इंटू एरिया ऑफ डिस्क हो जाएगा। फिर सिग्मा सिग्मा कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपको एक जनरल फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बट ये कब वैलिड होगा, जब सिग्मा इक्वल रहेगा। तो
आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, एरिया ऑफ प्लेट x1 प्लस एरिया ऑफ डिस्क इंटू x2 अपॉन एरिया ऑफ प्लेट इंटू एरिया ऑफ डिस्क। यही फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो वाई सी एम के लिए भी, जेड सी एम अगर रहेगा तो जेड सी एम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एरिया ऑफ, अगर मैं लूँ एरिया ऑफ डिस्क होगा और इंटू एरिया ऑफ प्लेट, तो एरिया ऑफ प्लेट इंटू x1 y1, सॉरी y के ले रहे तो अगर y ले रहे तो y1 आ जाएगा, y1 प्लस एरिया ऑफ डिस्क इंटू y2 अपॉन एरिया ऑफ प्लेट प्लस एरिया ऑफ डिस्क। तो ये आप यूज़ कर सकते हो वाई सी एम के लिए, और दूसरा आप ये यूज़ कर सकते हो एक्स सी एम के लिए। जब भी सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 2 रहेगा, नहीं तो वाई सी एम के लिए भी जनरल फार्मूला लिख दोगे तो अगर वाई सी एम का जनरल फार्मूला आ जाएगा सिग्मा ऑफ पी एंड एरिया ऑफ पी y1 प्लस सिग्मा ऑफ डी एरिया ऑफ डी y2 अपॉन सिग्मा ऑफ पी एरिया ऑफ p प्लस सिग्मा ऑफ डी एरिया ऑफ t। तो ये हो गया वाई सी एम का जनरलाइज्ड फार्मूला। इसी तरीके से आप सभी के z रहेगा तो z भी निकाल सकते हो। तो कॉम्पोजिट बॉडी का ऐसा निकालना होता है। ओके, ये एक मेथड हो गया फॉर्मूला बेस्ड। दूसरा एक मेथड होता है इंटेलेक्चुअल या फैक्ट बेस्ड। जैसे कि आपको जो दो बॉडी दिया है, पहले तो आप उनके सेंटर ऑफ मास लिख लो। जैसे कि जिधर से डिस्टेंस पूछा है, अगर पूछा रहेगा फ्रॉम द वन एंड ऑफ द स्क्वायर या तो वन एंड ऑफ द स्फीयर, या तो किधर से भी पूछा है तो उसको ओरिजिन ले लो। हमें पूछा है अगर इधर से तो मैं इसको ओरिजिन ले लूँगा, पहला स्टेप ये हो गया। फिर इस बॉडी का अगर ये स्क्वायर है और ये सर्कल है तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास किधर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है फॉर ऑलवेज। ओके, तो मुझे स्क्वायर का पता है, इसका इस डायरेक्शन में आएगा। समझो ये एरिया, ये लेंथ है a, ये लेंथ भी a है, तो मुझे पता है ये सर्कल और स्क्वायर है, तो मैं इन लोग का सेंटर ऑफ मास लिखूंगा फ्रॉम दिस ओरिजिन। मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, इसका। अब इन लोग का कोऑर्डिनेट लिख दो। अभी अगर ये a है तो ये a, स्क्वायर है तो ये भी a रहेगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेट a/2 a/2 नहीं आ जाएगा क्या? फिर इस सर्कल का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखने जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a/2 विच इज 3a/2 अलॉन्ग x एक्सिस, और y एक्सिस के अलॉन्ग जाओ तो मैं 0 आएगा। सॉरी, इसका a/2 नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हम लोग ने उसको ओरिजिन मान लिया, तो इसका ये 0 आ जाएगा। तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या आपको लॉजिकली नहीं लग रहा है, इसी लाइन पे लाई करेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा ये। तो लॉजिकली इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, किधर तो हम लोग XCOM निकालेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अगर इसका मास दिया है तो देखिए मास डाल के आप कोऑर्डिनेट डालो और आपको सेंटर ऑफ मास का आ जाएगा। अगर इसका एरिया दिया है, मतलब सिग्मा दिया है, तो आपको उसको एरिया भी निकालना पड़ेगा, फिर सिग्मा से मल्टीप्लाई करो एरिया को तो आपको मास आएगा। तो वैसा भी लॉजिकली मेथड कर सकते हो, बट ये लॉजिकल मेथड भी ठीक है। ओके, तो आप कौन सा भी मेथड अप्लाई करो, आपको आंसर करेक्ट ही आने वाला है, ठीक है, बट आपका मैक्स बराबर होना चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रंकेटेड ज्योमेट्री, COM फॉर ट्रंकेटेड ज्योमेट्री। तो हम लोग इसका देखेंगे कि इसमें कैसे निकालते हैं। ट्रंकेटेड ज्योमेट्री मतलब कुछ हिस्सा इसमें से निकाल दिया, समझो ये डिस्क था, इसमें से इतना हिस्सा निकाल दिया, तो अभी इसका COM किधर आएगा, तो ये निकालने का हम लोग अभी टेक्निक देखेंगे। तो ट्रंकेटेड ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, ट्रंकेटेड ज्योमेट्री के लिए बहुत सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा, उसे ही फॉलो करोगे तो आपका ट्रंकेटेड ज्योमेट्री हर क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका। तो वो ट्रिक क्या है, उसका एक बेसिक सिंपल फॉर्मूला है ट्रंकेटेड ज्योमेट्री का, उसका XCOM निकालना है अगर आपको। ओके, ट्रंकेटेड ज्योमेट्री का अगर आपको XCOM निकालना है तो उसका फॉर्मूला आता है XCOM इज इक्वल टू बड़े वाले का मास। समझो ये बड़े वाला जो है रिमेनिंग वो है, छोटे वाला जो हम लोग निकाल दिया वो स्मॉल m है, तो बड़े वाले का मास और उसका x माइनस m x डैश अपॉन m माइनस m। अभी ये m क्या है, x और x डैश क्या है वो बताता हूँ मैं अभी। उससे पहले आप खाली फॉर्मूलाज पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा। टेढ़ा सा हो गया थोड़ा ना, तो XCOM आ जाएगा mx माइनस m डैश x अपॉन m माइनस m। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, जैसे कि आपने डिस्क ले लिया, स्फीयर ले लिया, कुछ भी ले लिया, डिस्क का बात लेते हैं तो डिस्क कॉमनली पूछा जाता है। ऐसा रहेगा कि ऐसा होगा, ये इसका रेडियस कुछ रहेगा स्मॉल r, इसका रेडियस कुछ रहेगा कैपिटल R। अगर आपको सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है तो ठीक है, बट जो आपको दिया रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा। इसका सेंटर ऑफ मास इधर से पास हो रहा है,
इस इधर से इसका सेंटर ऑफ मास इधर से पास हो रहा है। थोड़ा अच्छे से बना लेंगे अगर समझने के लिए, तो हम लोग परफेक्ट ज्योमेट्री का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि ओके ओके ये हो गया हमारा एक शेप, उसमें से हम लोग ने निकाल दिया इतना सा पार्ट। ओके इतना सा पार्ट हम लोग ने उसमें से निकाल दिया। तो समझो ये सेंटर है, ये बड़े वाले डिस्क का सेंटर है, तो दिस इज द टोटल आर, तो पूरा आर हो गया ये अपना बड़े वाले का। छोटे वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, r/2, छोटे वाले का रेडियस r/2। तो हमें जिधर से पूछा है फ्रॉम द, हमें पूछा जाएगा, हमेशा नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो जिधर से पूछा है उधर से निकालना है। जिधर से पूछा है, जिधर से जो पॉइंट से डिस्टेंस पूछे, जो पॉइंट से, ये पॉइंट लिखे ले, जो पॉइंट से COM का डिस्टेंस पूछा है, COM का डिस्टेंस पूछा होगा, उस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करो, उस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करो। तो हमें अगर इधर से पूछा है तो मैं इसको ओरिजिन ले लूंगा, तो इधर x एक्सिस और y एक्सिस बना लूंगा मैं इधर। ओके इस पूरे डिस्क का मास इधर क्या आएगा, पूरे डिस्क का मास ओरिजिनली हम लोग इसमें क्या है, नेगेटिव मास कंसेप्ट लगाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ना इस ये जो बना है ये कैसे बना है, एक पूरा डिस्क है, फिर एक छोटा सा ये मास है जो नेगेटिव है, इसका मास m है, इसका मास नेगेटिव है। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, नेगेटिव मास करके कुछ होता नहीं है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि अगर मैंने इसको इधर प्लेस कर दिया तो वो मास उधर से गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका कैविटी। तो ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या लगता है, इस चीज में हमारा फॉर्मूला क्या लगाएगा हम लोग कि XCOM हो जाएगा बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ, बड़े वाले डिस्क का मास, ओके, फिर उसका जो ओरिजिन लिया उससे डिस्टेंस कितना है वो, प्लस छोटे वाले डिस्क का मास जो रिमूव कर दिया, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि रिमूव कर दिया है ना मास, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग प्लस लेंगे तो भी वो माइनस m हम लोग ने कंसिडर, तो माइनस आ जाएगा। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जिधर ओरिजिन कंसिडर किया आपने, समझा आपने इधर ओरिजिन कंसिडर किया तो इसके लिए r आ जाएगा, इसके लिए r प्लस r/2 आ जाएगा। वैसा अगर मैंने इधर ओरिजिन कंसिडर किया तो उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। जैसे कि इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, m इसका और सेंटर ऑफ मास तो इधर ही आएगा ओरिजिन पे, तो इसका 0 हो गया, माइनस स्मॉल m और इसका कितना आएगा r/2, ये आ जाएगा m/m। तो आपके पास आ गया रिलेशन m माइनस m, तो 0 हो गया ना मल्टीप्लाई होके, तो आपका रिलेशन आ जाएगा इसमें स्मॉल m r/2 माइनस m कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ये आ गया। तो मेन फॉर्मूला क्या था ये तो मैंने आपको खाली एग्जांपल लेके बता दिया। इसी तरीके से आप YCOM निकाल सकते हो, YCOM आ जाएगा m y माइनस स्मॉल m y डैश अपॉन कैपिटल M माइनस m। वैसे ही आ जाएगा ZCOM आ जाएगा m z, क्योंकि z ले रहे तो z ऑफ दैट पॉइंट एंड स्मॉल m क्या आ जाएगा इधर, कैपिटल M z माइनस स्मॉल m z डैश अपॉन m माइनस m। तो ये हो गए 3। और ट्रंकेटेड ज्योमेट्री आपको ये करना है। सबसे पहली बात तो वो पॉइंट को जिधर से आपको डिस्टेंस पूछा उसको ओरिजिन ले लो, फिर बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास उधर निकालो, फिर छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, वो डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से, इस केस में r/2, फिर उसके हिसाब से आप निकाल दो, तो आपको XCOM YCOM ZCOM सब आ जाएगा, ZCOM XCOM और Y। तो और एक बात होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स हेवियर मास, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द हेवियर मास। तो इनमें से देखो ये पोर्शन जब भी सिमेट्रिकल था, पूरे डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो एकदम सेंटर पे था। जब भी हम लोग ने मास इतना निकाल दिया तो ये पार्ट हल्का हो गया, तो सेंटर ऑफ मास लॉजिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपको सॉल्व करने के बाद ये इधर आएगा। ये माइनस साइन यही इंडिकेट करता है, ये जो आपको माइनस आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस mr/2, क्योंकि ये 0 हो गया, माइनस mr/2 बचा, तो ओरिजिन के इस साइड आएगा XCOM, तो XCOM आपको इस साइड आएगा सॉल्व करने का, जो कि आपको mm दिया रहेगा तो सॉल्व करके आपको आ जाएगा ये। तो ये होता है ट्रंकेटेड ज्योमेट्री का। ओके ये ट्रंकेटेड ज्योमेट्री के बारे में पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछते भी हैं इन लोग, सेंटर ऑफ मास में पूछते ट्रंकेटेड का, और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में भी पूछते हैं, जो कि रोटेशनल का पार्ट है, वो भी देखेंगे हम लोग।
तो अभी हम लोग से देखते हैं वी सी ओ एम। सेंटर ऑफ मास का हम लोग ने देख लिया, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अभी सेंटर ऑफ मास का हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ आर सी ओ एम। सिंपल, क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी तो होता है, तो खाली हम लोगों ने डिस्टेंस किसका ले लिया, सेंटर ऑफ मास का ले लिया, तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का लिया, तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का ही आएगा। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ m1 r1 m2 r2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। तो VCM सॉल्व करने के पर आएगा d बाई डी टी। देखो m तो कांस्टेंट है, m बाहर आता जाएगा सबका dr 1 बाई डी टी dr 2 बाई डी टी ऐसा आएगा, तो सबका डिफरेंशिएट करने का जाएगा m1 v1 m2 v2 डॉट 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 फॉर इन्फिनाइट पार्टिकल्स m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। तो VCM आ गया आपको m1 v1 सबके वेलोस m1 v1, ये मास के ऊपर नहीं आएगा, तो आ गया यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट करके, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ COM। इसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ COM निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ COM क्या होगा, v dv बाय dt। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें v का फॉर्मूला जो कि है m1 v1 m2 v2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2, सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे एक्सेलरेशन ऑफ COM क्या आ जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ COM हमारा। डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। अभी अगर आप देखो ये मास क्या हो जाएगा, दिस इज द m टोटल मास ऑफ सिस्टम, ये भी हो गया m टोटल। ओके, अगर मैं m टोटल को इधर ले लूँ, m टोटल इंटू VCOM करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट डॉट। अभी m इंटू v क्या होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल डॉट 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 करके आ जाएगा। और ये क्या है, m इंटू वी ऑफ, ये सेंटर ऑफ मास का हो गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी ट्रू है। इसी तरीके से अगर हम लोग m टोटल को इधर लेके m टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ COM आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डॉट डॉट डॉट। ये m इंटू a क्या होता है, फोर्स, F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 इन F ऑन COM। F ऑन COM क्या लगेगा, सब पार्टिकल्स पे जितना फोर्स लग रहा है उसका सम। मोमेंटम ऑफ COM क्या होगा, सब पार्टिकल्स का मोमेंटम जितना है उसका सम। तो इसी से VCOM से ही PCOM, ACOM से ही FCOM आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सब आ गया। अभी समझो F एक्सटर्नल 0 है, F एक्सटर्नल 0 मतलब F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट का सब करके 0 आना चाहिए आपको। F एक्सटर्नल 0 है मतलब एक्सेलरेशन पूरा 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब एक्सेलरेशन ऑफ COM 0 हो गया, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ COM इज कांस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ COM इज 0। ये आप लिख सकते हो, इसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा ऑफ COM। तो v1 इज इक्वल टू v फाइनल भी कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व भी कर सकते हैं अगर f एक्सटर्नल 0 रहेगा सेंटर ऑफ मास पे। तो आप इसी तरीके से बाकी सारे लॉस इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर ऑफ मास के बाद हम लोग कुछ रेगुलर ज्योमेट्रीज के सेंटर ऑफ मास किधर किधर होते हैं वो पढ़ लेते हैं फटाफट, कि हमें पता है ये सब याद रखने से हमारा काम आसान होगा। तो सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग, फिर नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर डिस्क, फिर है हेमिस्फेरिकल शेल, फिर है हेमिस्फीयर, ये भी सॉलिड वाला, फिर एक आता है सॉलिड कोन, फिर आता है एक हॉलो कोन। इनके पहले हम लोग देख लेते हैं सेमी सर्कुलर रिंग, खाली रिंग है, थिन सेगमेंट ऑफ रिंग है ऐसा। तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा इस पॉइंट से एक हाइट पर, जिसको हम लोग YCM बोलेंगे। YCM किधर आ जाएगा, वो होगा 2r/π, इस हाइट पे आएगा, इतने हाइट पे आएगा YCM, जिसका है 2r/π, जो इसका रेडियस रहेगा 2r/π। ये सब याद रखोगे तो आपको काम आसान हो जाएगा। फिर समझो एक डिस्क है ऑफ रेडियस r, ये पूरा डिस्क है, इस पॉइंट पे इसका r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके कितने हाइट पे रहेगा,
ये भी वाई सी एम ले लो इसका, वाई सी एम इसका आ जाएगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। अभी हम लोगों ने शेल ले लिया, हेमिस्फेरिकल शेल। इसका सी एम किधर आता है, इसका सी एम आता है वाई एक्सिस पे, वाई सी एम आ जाएगा r/2 पे। ओके, सॉलिड ले लिया इसी को, पूरा सॉलिड भरा हुआ है, इसका सी एम किधर आ जाएगा 3, इसका सी एम क्या आ जाएगा y पे, वाई सी एम क्या हो जाएगा 3r/8 पे। अगर हम लोग सॉलिड कोन, इसको इधर से मिटा देता हूँ, ठीक है, हॉलो कोन का देख लो पहले, क्योंकि इधर जगह नहीं थोड़ा सा। तो अगर हम लोग ने हॉलो कोन लिया, मतलब खोखला है अंदर से, तो इसका सी एम किधर आ जाएगा एट अ हाइट, इसका हाइट ये है आई हाइट, वाई एक्सिस में आएगा, तो उसको हाइट इज इक्वल टू HCM लिख के भी इसका क्या आ जाएगा हाइट नहीं लेते, सॉरी, हाइट तो इस पूरे का हाइट हो जाएगा ना, ये पूरे को हम लोग हाइट ले लेते हैं। ओके, तो इसका वाई सी एम आ जाएगा h/3 पे, हाइट का 1/3 पार्ट पे आ जाएगा, दिस डिस्टेंस है वाई सी एम। ओके, अभी लेते हैं हम लोग सॉलिड कोन और सर्कुलर आर्क, और एक आता है सर्कुलर प्लेट, बस इतने का याद रखना है हमें। सॉलिड कोन अगर ले लेंगे तो ये सेम कोन ही है, खाली सॉलिड है, तो इसका समझो हाइट h है, तो इसका वाई सी एम आ जाएगा, वाई सी एम इज इक्वल टू, वाई सी एम इज h/4। ओके, सर्कुलर आर्क है, समझो सर्कुलर आर्क, ये तो समझो सेमी सर्कुलर आर्क था ना, मतलब थीटा इसमें 180 डिग्री था, इसमें कौन से भी थीटा का दे दिया आपको, अगर ऐसा ये आर्क है, इसका थीटा है ये, तो इसका एक्स यू एम आ जाएगा, मतलब ये किधर लाई करेगा एक्स यू एम, मतलब इधर किधर आएगा रिंग का, इस पॉइंट पे, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट हो जाएगा एक्स यू एम, वो हो जाएगा आर साइन, अगर ये पूरे का एंगल थीटा है तो θ/2। ऐसा अगर कंफ्यूज हो रहा है आपको तो आप काम करो, चेंज कर दो डायग्राम, ठीक है, कैसे आएगा, ये तो सेक्टर जैसा हो गया ना, सॉरी, इसे डॉट डॉट बनाना था हमें। ये हो गया आपका आर्क, इसका कुछ एंगल आएगा, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर सीएम निकालना है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा, मतलब एंगल 2 थीटा है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स यू एम का आर साइन θ/θ, आर साइन θ/θ, ये हो जाएगा एक्स यू एम का फॉर्मूला। एक्स यू एम किधर इधर आएगा, फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस इज एक्स यू एम। अगर ये 2 थीटा है तो आपको थीटा लेना है, ये याद रखो बस, और इसमें और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सर्कुलर प्लेट है, तो इस केस में एक्स यू एम किधर आएगा, एक्स यू एम इधर भी थीटा है, 2 थीटा है, तो एंगल अपने फॉर्मूले में किसका है हाफ थीटा, मतलब अगर 2 थीटा है एंगल दोनों के बीच आर्क का या प्लेट का, तो उसका फॉर्मूले में थीटा आता है, इसका फॉर्मूला है 2r sin θ/3θ। तो ये होता है सेमी सर्कुलर प्लेट, सेमी सर्कुलर आर्क, सॉलिड कोन, और बाकी सारे का ये हो गया सम सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। अगर आपको ये डायरेक्टली पूछ लिया है तो आप डायरेक्टली ये सब निकाल सकते हो। ओके, और पहली बात, ये हम लोग ने सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे, मतलब किस रिस्पेक्ट में आप बोला कि मैंने कैसे अज्यूम किया, कोई भी रहने दो, जैसे कि ये हेमिस्फेरिकल शेल है या सॉलिड शेल है, तो मैंने CUM ये जो दिया है वो किस रिस्पेक्ट में है कि ओरिजिन इधर है, ओरिजिन ऐसे पास हो रहा है, तो XUM 0 YCUM इधर आएगा, तो समझो कि ओरिजिन यहाँ पे, ये ओरिजिन का मैं लिख लेता हूँ O, इधर ओरिजिन है, इधर ओरिजिन है, इधर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है आपका, ये भी ओरिजिन है, और ये भी ओरिजिन है। अगर आपको ओरिजिन पे दिया है ऐसा और ओरिजिन से ऐसा डिस्टेंस दिया है तो आप इससे असर लगा सकते हो। अगर आपको ओरिजिन पे नहीं दिया है बॉडी, तो ये कैसे करना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, जब भी हम लोग इसको क्वेश्चंस करेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तभी हमें क्या करना रहेगा समझो, आप बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि समझो कि आपको कोन दिया है, कोन दिया है जो कि है सॉलिड कोन। ओके, सॉलिड कोन का हमने पढ़ा था जब भी ओरिजिन इधर रहेगा, हमें पता है ओरिजिन अगर इधर रहेगा तो ये हाइट कितना रहता है h/4 सॉलिड कोन का। अगर ओरिजिन इधर रहेगा तो ये हाइट हो जाएगा h/4, जिधर COM लाई करेगा। बट समझो आपको ओरिजिन किधर दिया है,
इस इधर दे दिया, इस पॉइंट पे, ओरिजिन आपको इस पॉइंट पे दे दिया। अब बताओ एक्स सी ओ एम और वाई सी ओ एम। अभी सेंटर ऑफ मास बताओ। जब भी ओरिजिन इधर रहता था तो हमें पता था इस इधर है, अभी भी इधर ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप? इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जो जो हाइट था वही रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, वाई कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा h/4, जो इसका हाइट है h। ओके, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r। तो r, h/4 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। अगर समझो आपको दिया है एक और कौन सा बॉडी पढ़ा अपने हम लोग ने, हेमिस्फीयर शेल ले लो, नहीं तो सॉलिड शेल ले लो, सॉलिड हेमिस्फीयर हमने पढ़ा है इधर। अभी आपको दे दिया ऐसा, ओरिजिन इधर है, जिस पॉइंट पे हमें पता है वो लिख दो। अगर ओरिजिन इधर रहता तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर आता? इधर हाइट पे। ये हाइट कितना होता है? h = 3r/8 ये हाइट होता था, बराबर है कि नहीं? ये हाइट होता था, बट ये पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ है? अगर आपको ये दिया है, समझो ये डिस्टेंस भी r है, जो रेडियस है उसका वो r है, ओके हाँ, और ये डिस्टेंस इधर से इधर का डिस्टेंस, आपको इधर से इधर का डिस्टेंस r दिया है, इधर से इधर का डिस्टेंस r दिया है। अभी आपको सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये पॉइंट इधर है। अभी ये वाई सी एम से कितना दूर है, एक्स सी एम से कितना दूर है, ये निकालना है आपको। देखो इसको कैसे निकालते हैं, ये बहुत अच्छा सम है। अगर ओरिजिन इधर रहता तो हाइट इधर आता था, वाई सी एम के हिसाब से ये टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये r होना चाहिए, और ये शेल भी r है, तो ये भी r होना चाहिए इतना। तो 2r माइनस 3r/8 करोगे तो आपको 2r माइनस ये डिस्टेंस, अगर ये पूरा 2r होगा, ये r डिस्टेंस है, ये शेल भी r शेल का है, तो इसका रेडियस भी ये एक रेडियस ही हुआ ना उसका, तो ये r डिस्टेंस का होगा। बट हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इसको इतने पॉइंट को, ये हाइट को अगर माइनस कर दूंगा मैं, 2r माइनस h कर दूंगा, तो मुझे इसका ये मिल जाएगा XCOM। और YCM के लिए ये करना है, माइनस x कोऑर्डिनेट है, ये माइनस y कोऑर्डिनेट है, वो छोड़ो, माइनस छोड़ो, x निकलना है। तो ये अगर मैं करूँ 2r माइनस 3r/8 तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस 3 इज 13r/8, ये आ गया XCOM। YCM के लिए क्या करोगे? YCOM मतलब ये डिस्टेंस, विच इज, अगर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है, और ये डिस्टेंस r है, तो क्या आ जाएगा? YCM आ जाएगा 2r। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 13r/8, 2r। इतना डिफिकल्ट आपसे पूछेगा नहीं। अगर पूछा तो आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको पता है वो लिख दो, फिर उसका सेंटर ऑफ मास से निकालो। जो ओरिजिन आपको दिया है, आप इधर ओरिजिन मान के पहले वो लिख दो कि ये इधर है, फिर जो ओरिजिन दिया है उसके रिस्पेक्ट में वो कितने डिस्टेंस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट से कितने डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, वो निकालो। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसका क्वेश्चन जब हम करेंगे और आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें।